जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर सिंह। मैं एक बार फिर से आप लोगों को अपनी कक्षाएं लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आप सबने देखा, बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, कक्षाओं को आप लोगों ने समझा, सपोर्ट किया। इन सब के लिए मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था पॉलिटी में, अपनी कक्षा में हमने कल डिस्कशन किया था। क्या कल हमने देखा था कि हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस तरीके से ये जो सरकार का गठन है, इस सरकार के गठन में ये तीन अंग अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें से हमारी कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। इन तीनों के महत्व को हमने समझा था। इन तीनों के अंग को हमने देखा था कि इनके अंतर्गत और कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं जो एज अ कार्यपालिका कार्य करते हैं, जो एज अ विधायिका कार्य करते हैं और जो एज अ न्यायपालिका कार्य करते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने उसको समझने का प्रयास किया था। ठीक है बच्चों, उसी क्रम में आज हम अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं बहुमत के प्रकार। ठीक है, मैं आपको बताता हूं बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार का मतलब, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। अभी मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें आगे इस पूरे सब्जेक्ट में बार बार यूज होंगी। तो वहां पे जब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रस्ताव सदन में लाया जाता है, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रस्ताव के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, किसी एक विशेष प्रस्ताव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, किसी प्रस्ताव के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होगी। तो उस पॉइंट पर पहुंच करके आप कंफ्यूज ना हो कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है। ये सारे बहुमत के प्रकार हैं। इसीलिए मैं पहले इनको आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि ये बारंबार सब्जेक्ट के बीच में आपके साथ ये शब्द गोते लगाते रहेंगे। तो उस समय आप कंफ्यूज ना हो, किसी उलझन में ना उलझें। इसीलिए हम पहले ही इन सारे चीजों को, इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, बहुमत के प्रकार हम समझ रहे हैं, और इसमें ये तीन प्रकार का बहुमत होता है हमारा। सबसे पहला होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, अभी मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा होता है प्रभावी बहुमत। क्या होता है बच्चों? प्रभावी बहुमत जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी। एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन इज साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ये तीसरा वाला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें, इस विशेष बहुमत के अंतर्गत तीन प्रकार का विशेष बहुमत होते हैं। पहले प्रकार का विशेष बहुमत है, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है। अभी हम उसको सेग्रीगेट करके देखेंगे। पहले हम समझते हैं साधारण बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है और कहां कहां पे कौन से ही बहुमत इस्तेमाल होते हैं। साधारण बहुमत में बच्चों होता है, ये हम सदन की बात कर रहे हैं, तो ये 50% प्लस 1। जो 50% की हमारी संसद की या विधानमंडल की जो सदस्य संख्या है, उनका 50% प्लस 1। जैसे मान लिया, अगर संसद की कुल संख्या जो है, माना कुल अगर 100 है, तो सिंपल मेजोरिटी में कितना होगा? 50% प्लस 1। तो 50% कितना हुआ? 100 का 50% कितना हुआ? 50। 50 प्लस 1, इसका मतलब 51 जो है वो हमारा सिंपल मेजोरिटी है। ठीक है बच्चों, अब सिंपल मेजोरिटी का उपयोग कहां होता है? अक्सर जो सदन में प्रस्ताव लाए जाते हैं, जो प्रपोजल्स लाए जाते हैं, वो अक्सर सिंपल मेजोरिटी के आधार पर सदन में रखे जाते हैं और फिर उस पर डिस्कशन होता है और फिर उस पर चर्चा परिचर्चा होती है। ठीक है, तो सदन में प्रस्ताव लाने के लिए किस प्रकार के बहुमत का इस्तेमाल होता है? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे क्या? प्रभावी बहुमत। ठीक है बच्चों, सिंपल मेजोरिटी आपको समझ में आया, और ये केवल प्रस्ताव लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सदन के पटल पर कोई भी प्रस्ताव आएगा तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी से उसको
पास करना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरा जो हम देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। बच्चा लोग क्या होती है ये प्रभावी बहुमत? प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि जो कुल सदस्य संख्या है, माना कुल संख्या 100 है, जिसमें से 5 सदस्य की किसी दुर्घटना के कारण या किसी भी कारण से 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई है, 3 हमारे पद रिक्त पड़े हुए हैं अभी और, जिन पे किसी कारणवश उनका निर्वाचन रद्द हो गया या कोई भी अन्य कारणों से, तो कुल संख्या तो 100 है, लेकिन ये हमारे जो 8 पद हैं ये क्या है, रिक्त हैं। तो जो कुल जो माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, जो प्रभावी संख्या जो है हमारी, प्रभावी संख्या जो इफेक्टिव नंबर जो है हमारा वो क्या है वर्तमान में 100 माइनस 8, क्योंकि 8 हमारे रिक्त हैं, तो ये हमारा कितना हुआ 92। तो 92 हमारे जो है वो प्रभावी हैं। अब इसकी जो मेजॉरिटी होगी, इसका मतलब 92 का हाफ प्लस 1, तो 92 का हाफ कितना हुआ 46 प्लस 1, तो हमारा 47 जो है ये यहां पर प्रभावी बहुमत होगा। ठीक है बच्चों, अब प्रभावी बहुमत जो होगा इसका उपयोग कितने जगह किया जाता है? इस प्रभावी बहुमत, मैंने आपको बताया था साधारण बहुमत का उपयोग कहां किया जाता है? साधारण बहुमत का उपयोग एक जगह किया जाता है, कहां पर? प्रस्ताव को लाने के लिए। ये आपको नोट करते हुए चलना है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हो गया साधारण बहुमत। अब हम प्रभावी की बात करते हैं, तो प्रभावी बहुमत जो है उसको 8 जगह पर उसका इस्तेमाल होता है। कितनी जगह पर? 8 जगह पर। ये कौन कौन सी 8 जगह है बच्चों? तो ये 8 जगह हैं आपकी, ऐसे समझिए आप, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसको हम राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति बोलते हैं, और उपसभापति। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे विधान परिषद के सभापति और उपसभापति महोदय। ठीक है, इनकी पदमुक्ति के लिए ये प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। यदि मान लिया लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कोई पदमुक्ति का प्रस्ताव लेकर के आना है, तो उस प्रस्ताव में प्रभावी बहुमत का होना अनिवार्य है। इसका मतलब जो प्रभावी संख्या सदन की है, उस मान लिया हमारी, जैसे तो आप 100 से कंफ्यूज मत होइए, जैसे आप समझिए हमारा जो सदन है, लोकसभा जो है हमारी, लोकसभा में कुल हमारे जो सदस्य संख्या वो कितनी है बच्चों? 545। ठीक है, मान लिया कि हमारे 3 संसद सदस्य की मृत्यु हो गई और 2 और पद खाली हैं, तो टोटल हमारे पास 5 पद खाली हैं। तो प्रभावी संख्या कितनी हो गई? 540। ठीक है ना, 545 में से 5 कम हो गए तो प्रभावी हो गई 540। अब इसका बहुमत कितना होगा? 540 बटे 2 प्लस 1, 50% यही हुआ ना। तो 540 का हाफ कितना हुआ? 270 प्लस 1, इसका मतलब 271 जो मेंबर्स हैं वो प्रभावी बहुमत के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि लोकसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, या राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इनकी पदमुक्ति का यदि प्रस्ताव लेकर के आना है और उसको पारित कराना है, तो इस प्रकार के प्रभावी बहुमत की आवश्यकता हमको पड़ती है। इसके अलावा इस प्रभावी बहुमत का और कहीं पर कोई उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, साधारण बहुमत हमने पढ़ा, कहां पर? प्रस्ताव को सदन में लाने के लिए आवश्यकता क्या है? 50% प्लस 1। प्रभावी बहुमत केवल 8
जो हमारे ऑफिस हैं, जो 8 पद हैं, उनको पद मुक्ति के लिए यदि प्रक्रिया आरंभ होती है तो उस जगह पर इन 8 पदों की मुक्ति के लिए इस प्रकार के बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है, प्रभावी बहुमत का। और ये कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां अगर हम हटा दें तो जो इफेक्टिव नेट जो वर्तमान में मौजूद हैं संसद में, जो सदस्य हैं अनुपस्थित इसमें नहीं काउंट होंगे, जो इलेक्टेड हैं और अपने पद पर बने हुए हैं, लोकसभा के या विधानसभा के पद पर बने हुए हैं, तो उसको काउंट करके इन जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार के हमने देखे, साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत। ठीक, अब तीसरे प्रकार का जो बहुमत है, विशेष प्रकार का बहुमत है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विशेष प्रकार का बहुमत। विशेष बहुमत जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है बच्चों, सिंपल मेजॉरिटी हमने पढ़ लिया, इफेक्टिव मेजॉरिटी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी 3 प्रकार की होती है। एक होता है पहले प्रकार का, वो बोलते हैं टाइप 1। एक होता है दूसरे प्रकार का बहुमत, इसको बोलते हैं टाइप 2। ठीक है, और एक है तीसरे प्रकार का बहुमत, इसको हम बोलते हैं टाइप 3 बहुमत। ठीक है बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, तो जो पहले प्रकार का बहुमत है, इसमें क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले, इसमें क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत अनिवार्य इस प्रकार के बहुमत में। ठीक है ना, पहले प्रकार का जो विशेष बहुमत है, इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले, माना फॉर एग्जाम्पल हमारे टोटल सदस्य संख्या कुल कितनी है? कुल सदस्य संख्या, मैं लोकसभा का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना, 545। ठीक, उपस्थित है मान लिया, ठीक है ना, 545 ही है। ठीक है बच्चों, उपस्थित है मान लिया इसमें 200 और मतदान किया है 180 ने, 20 ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान कितने हुए? उपस्थित और मतदान मतलब जो प्रेजेंट हुए और जिन्होंने वोट किया, वो सदस्य संख्या कितनी है? 180। तो इस 180 का 2/3, इस 180 का 2/3 कितना हुआ? 120। समझ में आया? तो पहले प्रकार का जो विशेष बहुमत है, उसको हासिल करने के लिए इतनी सदस्य संख्या अनिवार्य होगी। ये सदस्य संख्या तब है जब मैंने ये काउंट आपको दिया है, ये कोई मैंडेट नहीं है कि इतनी ही होगी। अगर मान लिया 545 में से 200 उपस्थित है और 180 ने मतदान किया है, ये फिगर चेंज हो जाएगा। अगर मान लिया उपस्थित यहाँ पे 200 की जगह 300 हो गए, तो ये फिगर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो उपस्थित और मतदान कितना हुआ? 120। अब इनका प्रयोग कहां होता है? इनका प्रयोग बच्चों केवल 2 जगह पर होता है। कहां पर होता है इनका प्रयोग? केवल 2 जगह पर। वो 2 जगह कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी आर्टिकल 249 और एक है आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? आर्टिकल 249 और 312। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है हमारी, ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड कोई भी संशोधन करना है या कोई नए प्रकार की सर्विस को जनरेट करना है, तो इस प्रकार के बहुमत को हासिल करना अनिवार्य होगा। कौन सा? पहले प्रकार का विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना? 2/3। तो अगर इतना हासिल कर पाते हैं तो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड कोई भी
संशोधन किया जा सकता है। ये बेटा ये हासिल करना बड़ा कठिन है, ये जो विशेष प्रकार का बहुमत है ना, इसीलिए स्पेशल जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, पहले प्रकार का हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, टाइप 2। तो दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है बच्चों, इसमें क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्याओं का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। ये समझिएगा, उपस्थित और मतदान का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो, आधे से कम ना हो। जैसे समझिए, पहले एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। मान लिया कुल कितना है, कुल है 545। अब इसका आधा कितना हुआ, इसका आधा कितना हुआ बताइए, 272, 273, 273। ठीक है ना, क्योंकि 272.5 होगा तो आधा आदमी तो रखेंगे नहीं, है ना, तो 273 हुआ। अब मान लीजिए कि सदन में कोई प्रस्ताव आता है और उसमें उपस्थित हैं कुल कितने, उपस्थित हैं 200, मतदान किया कितनों ने वोट किया उसमें, 180 ने। तो उपस्थित है 200, मतदान किया 180 ने, और 2/3 इसका 180 का कितना हुआ, 120। और अगर ये संख्या हासिल हो भी गई, लेकिन ये संख्या 120 जो है वो क्या इससे ज्यादा है 273 से, नहीं ज्यादा है ना, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि उपस्थित और मतदान का 2/3 ये तो फुलफिल हो गई। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, जो कुल के आधे से कम ना हो, कुल का आधा कितना है 273, अब कुल के आधे से कम, लेकिन ये तो कम हो गया, तो क्या ये प्रस्ताव पास हो पाएगा, नहीं। इसका मतलब यह है कि सदस्य संख्या जो है, ये वाली संख्या जो है, ये 273 से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी इस तरीके के प्रस्ताव पारित होंगे। जैसे कौन कौन से प्रस्ताव पारित होंगे बच्चों इसमें, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, इसमें एक ही तरह का इसमें जो प्रस्ताव लाया जाता है, इस आधार पर लाया जाता है, वो कौन सा है, जज को हटाने का प्रस्ताव। जज को हटाने का प्रस्ताव, जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ, उनको हटाने का जो प्रस्ताव अगर आएगा, तो वो प्रस्ताव इस प्रकार के विशेष बहुमत से यदि पारित होगा तभी उसको पारित माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो ये बच्चों बहुत कठिन है इसको हासिल कर पाना। अब जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लिया उपस्थित हैं कितने, 300। ठीक है, उपस्थित है 300 और मतदान भी 300 नहीं कर दिया, पूरा जितने थे उपस्थित सबने मतदान कर दिया। ठीक, मतदान किया, उसके बाद इसका जब 2/3 हम निकालेंगे तो इसका 2/3 कितना हुआ, इसका 2/3 अगर हम देखेंगे तो 200। ठीक है, मतदान किया 300 ने, जिसमें से 200, इसका 2/3 200 ने इसके पक्ष में मतदान किया और 100 ने विपक्ष में मतदान किया, 100 ने विपक्ष में मतदान किया। ठीक है भाई, कोई भी अगर मान लीजिए प्रस्ताव आता है तो जरूरी थोड़ी कि हर कोई सदस्य उसके पक्ष में ही मतदान करेगा। भाई कई लोग चाहते होंगे कि जज ना हटे, कई चाहते होंगे हटे। तो जो हटाने के पक्ष में थे वो थे 200 और जो ना हटाने के पक्ष में थे वो थे 300। तो टोटल तो 300 हो गए जिन्होंने मतदान किया। ठीक है, अब इसका 2/3 भी है, ये 200, ये वाली पहली वाली कंडीशन पास हो गई। लेकिन क्या दूसरी कंडीशन ये फुलफिल कर पा रहा है, 273 का आंकड़ा पार कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो क्या जज को हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। समझ रहे हैं, तो 300 में से 200 सदस्यों के चाहने के बावजूद भी जज के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो दूसरी वाली प्रक्रिया है, दूसरी वाली जो कंडीशन है, कुल के आधे से कम नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया। इसलिए ये जो विशेष प्रकार का बहुमत है, इसको जज को हटाने के प्रस्ताव के लिए रखा गया है। क्यों, क्योंकि बहुत आसानी से इसको हासिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हासिल नहीं किया जा सकता, हासिल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। ठीक है ना, तो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत आपको समझ में आ गया।
अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ध्यान से आप देखना। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, टाइप 3। तीसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है, ये क्या है? कुल सदस्य संख्या का 2/3। ये क्या है? कुल सदस्य संख्या का 2/3। जैसे 545 हमारी कुल संख्या है, तो इसका 2/3 होना चाहिए। 2/3 कितना होगा 545 का? ठीक है, ये 360 के आसपास लमसम कुछ बैठेगा। ठीक है, 363 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो मान लिया कुल सदस्य संख्या है 545 और कुल का 2/3 कितना हुआ? 363। इसका उपयोग केवल एक जगह किया जाता है। कहां किया जाता है? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 क्या कहता है? यह हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, इसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है ना? और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये महाभियोग चलाने का केवल एक ही आधार है। वो आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन। कहीं भी अगर ये लगता है कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए तीसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है, इसका इस्तेमाल होता है, और ये है कुल संख्या का 2/3। आर्टिकल 61 जो है हमारा, अनुच्छेद 61, उसमें महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अक्सर वनडे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है, या पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत वर्णित करी गई है। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, और यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाए सदन में, कुल सदस्य संख्या के 363 सदस्य अगर पक्ष में आ जाएं, या 363 या उससे अधिक, तो राष्ट्रपति अपने पद से स्वतः हट जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये प्रक्रिया पूरी हो भी जाती है, तो उसके बावजूद राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी शासनादेश जारी नहीं होता है, कोई भी आदेश जारी नहीं होता है। ये बहुत बड़ा बिंदु है बच्चों, कि राष्ट्रपति को जब ये उनके संज्ञान में आएगा कि सदन में ये प्रक्रिया पारित हो गई है, तो स्वतः वो अपना ऑफिस छोड़ करके, अपना रिजाइन दे करके चले जाएंगे। उनको हटाने के लिए अलग से कोई ऑर्डर नहीं आता है कि राष्ट्रपति महोदय आपको हटा दिया जाता है, आपको ये सूचित किया जाता है कि इस महाभियोग की प्रक्रिया के तहत इतने तमाम संसद सदस्यों ने आपके खिलाफ इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सब कंप्लीट किया, पूर्ण किया, और इसके तहत अब आपको अपना पद त्यागना पड़ेगा। याद रखिएगा, इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो हमारे संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च सोपान पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए उनको हटाने के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़े बहुमत के प्रकार। अब ये जो बहुमत के प्रकार हैं, ये समय समय के साथ आगे हमारी कक्षाओं में इनका डिस्कशन होता रहेगा, तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इसमें दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत का इस्तेमाल होता है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत कौन सा है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, जो कि कुल के आधे से कम ना हो। ठीक है, पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, सिंपल। और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है? कुल का 2/3। तो 2/3 वर्ड जो है वो कॉमन है। पहले प्रकार के विशेष बहुमत में केवल 2/3। ठीक है, उपस्थित और मतदान का 2/3। दूसरे प्रकार में उपस्थित और मतदान का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो, और तीसरे में कुल का 2/3 होना अनिवार्य है। और जब हमने बहुमत के प्रकार पढ़े, तो पहला प्रकार हमने पढ़ा साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, जिसमें 50% + 1, आधे से एक अधिक। ठीक, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत दूसरे प्रकार का हमने बहुमत पढ़ा प्रभावी बहुमत, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। वो हमारी कितनी जगह इस्तेमाल होती है? 8 जगह, मैंने आपको बताया। 8 पद मुक्ति को अंजाम देने के लिए, उस प्रक्रिया को चलाने के लिए
उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो 8 पद कौन कौन से हैं जिनकी पदमुक्ति के लिए प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद के उपाध्यक्ष। इन 8 के अलावा बाकी उसका प्रभावी बहुमत का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। और जो साधारण बहुमत है उसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? प्रस्ताव को सदन में रखने के लिए। ठीक। तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग कहां किया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है उसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? दूसरे प्रकार का जो 2/3 और कुल के आधे से अधिक हो उसका प्रयोग कहां किया जाता है? जज को हटाने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि क्या न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया इतनी जल्दी चल पाती है? नहीं चल पाती है ना? क्योंकि अगर ये सब प्रक्रियाएं इतनी आसान होंगी तो आए दिन किसी भी न्यायाधीश पर किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई दबाव के आरोप लगने लगेंगे और उनके निर्णय कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होने लगेंगे। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र में विद्यमान रहे और वह विधायिका पर और कार्यपालिका पर पूर्ण रूप से उनकी निगरानी कर सके, उनके बीच एक सकारात्मक सामंजस्य स्थापित कर सके, इसके लिए हमारे संविधान में सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। हटाने का प्रस्ताव सबके लिए, हटाने की व्यवस्थाएं सबके लिए हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को इतना लचीला नहीं रखा गया है कि आए दिन ये व्यवस्थाएं हमारे ऑपरेशन में रहें, संचालन में रहें। ऐसा नहीं है, नहीं तो जज तो कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? और ये व्यवस्था करी गई है कि किसी भी न्यायाधीश पर कोई भी टिप्पणी नहीं होगी जब तक कि उस न्यायाधीश को हटाने का कोई भी प्रस्ताव सदन के पटल पर विचाराधीन ना हो। समझ रहे हैं आप? तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस भी दिए गए हैं उनको, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो चीजों का संचालन कर पाएंगे बिना किसी दबाव के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। आप समझ रहे हैं? नहीं तो व्यवस्था में जाने के बाद बड़े स्तर पर राजनीतिक प्रेशर होने लगते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से निर्णय ना प्रभावित हो। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इन व्यवस्थाओं को पहले से एक सम्मानजनक स्थान दिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में और अपनी कक्षाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रस्तावना को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद से चीजों को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते चलेंगे। तो कुछ शब्दावलियों से मैंने आपको अवगत करा दिया। ये शब्दावलियां बारंबार लेक्चर्स में हमसे मिलती रहेंगी और इन शब्दावलियों के आधार पर हम अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे और आशा करता हूं कि इन छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज से सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी और सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ भी विकसित होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।